मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बेटा। सो वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल 24/7 9th and 10th। आज आपको सुनना है क्या, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। और मेरे प्यारे बच्चों घबराना मत, समय के साथ जो है पहिया घूमता है, समय के साथ पूरा लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। और सबसे अच्छी बात, आज से आपको मेरे लेक्चर रोज मिलेंगे। जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि वन शॉट पहले रिलीज कर दें क्या, बताना जल्दी। वन शॉट रिलीज करना है तो पहले वन शॉट रिलीज कर देते हैं और डिटेल में पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा जी शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो हम लोगों को ये तो पता है कि भाई लंग्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए ह्यूमन बींग्स के पास, पर क्या आप सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं? हर ऑर्गेनिज्म को गैसेस एक्सचेंज की जरूरत होती है। हर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना होता है, पर यह प्रक्रिया करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज द डिफरेंट ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट ऑर्गन्स। हर ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमेशा याद रखना है कि डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, पर कैसे करते हैं? थ्रू करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। आज की कहानी में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं। पर बेटा जी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सबसे अच्छी बात क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? भाई क्या शिप्रा मैम के बालों को हम कह देंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन? क्या शिप्रा मैम के स्किन को कह देंगे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन? क्या भूषण के पैर को कह देंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन? नहीं। तो क्या होने चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन के क्राइटेरिया? चलिए सुनते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, चाहे लंग्स है, चाहे स्किन है, चाहे सेल सरफेस है, कुछ भी है बेटा, हमेशा याद रखना चाहिए कि उसका सरफेस एरिया हाई होना चाहिए। सरफेस एरिया हाई का मतलब यह है कि जितनी उसकी बॉडी है उससे ज्यादा उसका सरफेस एरिया होना चाहिए। तो मैडम अगर आप 5 फुट 7 इंच की है तो लंग्स का 5 फुट 8 इंच का होगा, हो सकता है इससे बड़ा भी हो सकता है। लॉन टेनिस का पूरा कोर्ट बन सकता है बच्चों, बस वो इतना ज्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में अंदर होता है कि इतना बड़ा आपको दिखाई नहीं देता है। तो सरफेस एरिया हमेशा किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या होना चाहिए? होना चाहिए लार्ज। दूसरा क्या होना चाहिए? मॉइस्ट, गीलू होना चाहिए, ताकि कोई भी गैस, कोई भी मतलब ऑक्सीजन गैस आसानी से उस मॉइस्ट सरफेस में डिसॉल्व हो सके और शरीर के अंदर आ सके, और आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होकर शरीर से बाहर जा सके। तो कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस अगर आप चाहते हैं कि उससे गैसेस एक्सचेंज हो तो उसका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए एज कंपेयर टू द बॉडी। ये नहीं कि अमीबा का आप 10 मीटर बना देंगे, जिस टाइप की बॉडी उससे थोड़ा लार्ज होना चाहिए। कंप्रेस फॉर्म में होता है सरफेस एरिया, इसलिए हमें वो बड़ा दिखाई नहीं देता, पर एक्चुअली होता बड़ा ही है। और हमेशा सरफेस एरिया होना चाहिए मॉइस्ट, ताकि आसानी से गैसेस एक्सचेंज कर सके मॉइस्चर में डिसॉल्व कर करके। ऐसे चला दो। फिर उसके बाद जो है ये याद रखिएगा कि कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस के चारों तरफ होनी चाहिए ब्लड वेसल। बेटा जी जब आप ऑक्सीजन अंदर लोगे तो वो किसको दोगे बच्चों? ब्लड वेसल को दोगे। आप अपनी ऑक्सीजन को ब्लड वेसल के अंदर लाओगे। तो भाई हमेशा याद रखना है कि ब्लड वेसल नहीं भी है तो भी चलेगा, पर हमेशा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हमेशा ब्लड के कांटेक्ट में होना चाहिए, ताकि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आए वो तुरंत ब्लड में चली जाए। उसके बाद रेस्पिरेटरी सरफेस पतला होना चाहिए ताकि आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया शुड बी लार्ज, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया शुड बी थिन एंड आसानी से, एंड इट शुड बी मॉइस्ट। क्लियर? आगे अब बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द अमीबा। अमीबा के पास एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, अब उसके पास ये है पिंटू अमीबा। अब अगर तुम सोचो कि इसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो तो क्या होगा बेटा? वो खुद ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसका जो सेल सरफेस होता है, या समझिएगा बात को, इसका जो सेल सरफेस होता है इसी से गैसेज एक्सचेंज हम लोग करते हैं। समझ में आ गई बात? सेल सरफेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। समझ में आई बात? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अमीबा। समझ में आ गई बात? यहाँ पर इन छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनमें हम ये कहते हैं कि भाई साहब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेस्पिरेटरी सरफेस होगा। क्लियर है? कैसी होगी? थिन होगी, मॉइस्ट होगी और परमिएबल होगी, ताकि गैसेस एक्सचेंज कर सके। सिलेक्टिवली परमिएबल लिखा है, मतलब ऐसा है कि जो चीज अमीबा के अंदर जानी है वही जाएगी, अंडर बंडर कुछ भी नहीं जाता रहेगा। इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर है?
इट डज नॉट लेट ऑल द कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट गेट इन, ठीक है। इसका ऐसा नहीं होता कि भाई तुम भी आ जाए, एंडा भी आ जाए, बेंडा भी आ जाए, चेंडा भी आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ चाहिए वही चीज़ अंदर आती है। दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। समझ में आई बात। और कौन से प्रोसेस से गैसेज एक्सचेंज होता है? सिंपल डिफ्यूजन। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो किस प्रोसेस से गैसेज एक्सचेंज होता है बच्चों, ये भी आपको अभी पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम आएगा। किस प्रोसेस से गैसेज एक्सचेंज होता है बच्चों? तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेज एक्सचेंज होता है। टन टना टन टन, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेज एक्सचेंज होता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरे सेल सरफेस से हम कहीं भी ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते हैं कि भैया ऐसा है कि आप पानी में रहेंगे तो आपके पास अलग ऑर्गन्स रहेंगे गैसेज एक्सचेंज के लिए, और अगर आप लैंड में रहेंगे तो आपके पास अलग ऑर्गन रहेंगे गैसेज एक्सचेंज के लिए। क्लियर है इतनी बात? तो ये याद रखना है कि भाई वैरायटी ऑफ मेथड्स हैव बीन इवॉल्व्ड इन डिफरेंट एनिमल्स टू टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट, ठीक है। एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास भी मतलब अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं। भैया एक्वेटिक वाला जैसे सांस लेता है वैसे टेरेस्ट्रियल वाला जो लैंड में रहता है वो नहीं ले सकता। तो चलो भैया जी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कि वो कैसे सांस लेते हैं। एक सवाल आपको मैं देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बताइए कि किसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि इसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पे मैम लिख रही है, ध्यान से देखिएगा। ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल, breathing rate of aquatic animal is always more than breathing rate is always more than the terrestrial animal, terrestrial। अब माथा मत फोड़ना, हुई ताता ई का है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है ये समझिएगा, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल को, ठीक है, need to use the dissolved oxygen, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन लेना पड़ता है। कौन सी ऑक्सीजन लेना पड़ता है? डिसॉल्व ऑक्सीजन लेना पड़ता है, इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुमको भी मुझे बताओ कि भैया मान लो कि तुम्हारे पास 4 रसगुल्ले रखे हैं। रसगुल्ला अगर ऐसे ही रखा होगा तो तुम आसानी से खा लोगे, पर रसगुल्ले को अगर आपने चाशनी में घोल दिया, उसका चटनी बना दिया, तब तो उसको निकाल पाना मुश्किल होगा। तो ऑक्सीजन भी ऐसा ही है। जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको भैया पानी से ऑक्सीजन निकाल पाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो रेस्पिरेशन रेट क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा ना, सीधी बात है। तो रेस्पिरेशन रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जो वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उनका रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिज्म जो लैंड में रहते हैं, क्योंकि लैंड में तो हवा है, ऑक्सीजन ऐसे ही घूम रहा है, सीधे ले लो। पर भैया वाटर मीडियम हमारे लिए एयर है। एयर से कोई भी चीज़ लेना सबसे आसान होता है। वाटर डेंस मीडियम होता है जिससे चीज़ों को लेना मुश्किल होता है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को कुछ ऑर्गन्स दिए गए हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दिए गए हैं ताकि वो एक्सचेंज कर सके, गैसेस एक्सचेंज कर सके, जिसे हम कहते हैं गिल्स। अब किसी भी मछली को अगर आप देखते हैं तो वो कैसे सांस लेती है, तो किसी भी मछली को अगर आप देखते हो तो ऐसे मुंह खोलती, तो कोई भी मछली ऐसे मुंह बंद करके तैरती नहीं है। तो मछलियों को आप समझते हैं कि ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जब मछली मुंह खोलती है, देखो ध्यान से, ये भी मुंह खोल रही होगी, ठीक है। तो जब मछली मुंह खोलती है तो पानी अंदर लेती है, पर जब मुंह खोल रही होती है तो गिल्स बंद होते हैं। जब मुंह बंद होता है तो गिल्स ओपन होते हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। मछली जब मुंह खोल रही है तो गिल्स बंद, जब गिल्स खुले तो मुंह बंद। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है? जब मुंह खोल रही होती है तो वो पानी को अंदर लेती है। पानी से क्या ले रही है मेरे प्यारे बच्चों? डिसॉल्व ऑक्सीजन को ले रही है। इस वाले एरिया में पाए जाते हैं गिल्स। गिल्स के ऊपर ये जो खुल रहा है गिल कवर होता है। गिल्स के चारों तरफ क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के चारों तरफ क्या होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के चारों तरफ होना चाहिए ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर है? ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। अब जैसे ही मछली पानी को अंदर लेती है, उसके चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं वो उस ब्लड वेसल उस पानी से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, और उस ब्लड में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड, तो उस पानी को कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। कौन से मेथड से? डिफ्यूजन मेथड से। अब मुंह बंद होता है और गिल्स खुलता है और गिल्स से जो आपका पानी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब मिला दिया गया है वो बाहर हो जाता है। अब उस गिल्स से आपका जो ऑक्सीजन वाला जो भाई आपका यहाँ पर क्या है, गिल्स के चारों तरफ क्या है? ब्लड वेसल है। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिल गया है वो पूरी बॉडी में जाता है, फिर पूरी बॉडी के टिश्यूज ऑक्सीजन लेते हैं, फिर ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, फिर उसके बाद वो ब्लड हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से वापस गिल्स में आता है, फिर गिल्स कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी को देती है, पानी से ऑक्सीजन लेती है, फिर ऑक्सीजन वाला जो है ब्लड कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी ब्लड को दे देगी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ले लेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो हार्ट में आता है, फिर गिल्स के पास जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मछली के हार्ट में कभी भी ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता ही नहीं है। मछली के पास हमेशा और हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये याद आपको रखना है, समझे? तो जब याद रखना, फिश जब माउथ ओपन करेगी, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देती हूँ मैं, फिश जब माउथ ओपन करेगी तो क्या होगा? वाटर एंटर होगा। समझ में आई बात? वाटर के पास क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन किसको डिलीवर कर दी जाएगी? मान लो ये गिल्स की वो है, ये गिल ब्लड वेसल है, दिस इज द गिल ब्लड वेसल, गिल ब्लड वेसल। क्लियर है? अब इस गिल ब्लड वेसल के पास क्या भरा हुआ है बच्चों? CO2 भरा हुआ है। ठीक है, ये गिल ब्लड वेसल जो है ये पानी ऑक्सीजन को दे देगा गिल ब्लड वेसल को, और पानी में क्या चला जाएगा? पानी में चला जाएगा, भाई ये पानी बना देती हूँ मैं, पानी में चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? उसके बाद ठीक है, फिश क्या करेगी? फिश गिल ओपन करेगी, गिल ओपन, ठीक है, एंड माउथ क्लोज, माउथ बंद करेगी, गिल्स ओपन करेगी, और जो वाटर है, जो ये वाटर है, ये जो वाटर है जिसमें क्या पड़ा हुआ है? CO2 पड़ा हुआ है, ये रिमूव हो जाएगा। बस आई थिंक आप इतना समझ जाएंगे। फिर ये जो गिल जिसमें ब्लड में क्या है? जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, ये जाएगा टिश्यूज़ के पास, टिश्यूज़ के पास गया, टिश्यूज़ को क्या दे दिया गया? ऑक्सीजन। बदले में क्या ले लिया गया? टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपकी ब्लड वेसल में क्या भरा हुआ है बच्चों? CO2 भरा हुआ है, भरा हुआ है। ये आपकी ब्लड वेसल में क्या भरा हुआ है? ब्लड वेसल में क्या भरता है? ब्लड वेसल मतलब एक पाइप जिसके अंदर ब्लड बह रहा है, इसके अंदर CO2 भरा हुआ है मेरे प्यारे लल्ला, मेरी आंखों के तारों। उसके बाद जाएगा हार्ट में। कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट से ब्लड पंप होगा और पंप होगा और फिर कहाँ जाएगा? गिल्स के पास जाएगा। समझ में आई बात? तो इनके हार्ट में, ये बात याद रखना कि इनके हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता। फिश के हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर है इतनी बात कि नहीं? समझ गए? मुंह खुला, फिर से सुनो। फिश का माउथ ओपन हुआ, गिल्स के चारों तरफ कैसा ब्लड है? अभी डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, माउथ ओपन हुआ तो पानी अंदर आया, पानी क्या लेके आया? ऑक्सीजन। भाई पानी ने ऑक्सीजन को किसको दे दिया? गिल की ब्लड वेसल को, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब माउथ क्लोज हुआ, गिल ओपन हुए और पानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर हो गया। अब ब्लड वेसल में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया टिश्यूज के पास, टिश्यू ने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल को दे दी। अब ये ब्लड वेसल ब्लड को लेके गई हार्ट में, हार्ट ने फिर से पंप किया और गिल्स को कैसा ब्लड दे दिया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरीके से हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास गिल्स होते हैं वो काम करते हैं। दैट्स इट। कभी भी मछली के हार्ट में प्योर ब्लड नहीं आता, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसीलिए उसके हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। ये याद रखना तुम बेटा, क्योंकि हार्ट का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करो, गिल्स तक पहुंचा दो। ठीक है, तो हमेशा फिश डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करती है। माउथ से पानी एंटर होता है, फिर कहाँ जाता है? गिल्स के पास जाता है। यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन गिल्स ले लेता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है पानी को, और पानी बाहर हो जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद गिल्स के पास क्या पहुँच गया है? ऑक्सीजन। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है पूरी बॉडी में घूमता है। समझ में आ गई बात? और जब ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो ऑक्सीजन टिश्यू को देता है, टिश्यू ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हार्ट, फिर गिल्स, फिर माउथ, फिर हार्ट, फिर गिल्स। गिल्स से भाई सेम कहानी, गिल्स से पानी बाहर कर दीजिए आप। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये हुआ आपका फिश का रेस्पिरेशन। क्लियर है? अभी तक हमने 2 ऑर्गेनिजम्स के बारे में सीखा। वन इज द अमीबा एंड सेकेंड इज द मछली। मुंह खुला, गिल्स बंद, मुंह बंद, गिल्स खुले तो पानी बाहर गया। पानी क्या लेके चला गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है?
अब आते हैं भाई साहब किसकी, अब आते हैं अपन लोग अर्थवॉर्म में। क्या हमारी स्किन सांस ले सकती है? तो अगर आपके लगता है ऐसा तो गैस से आदान प्रदान हो सकता है, पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है वो। पर अर्थवॉर्म के अंदर स्किन जो है इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो स्किन जो है अर्थवॉर्म यूज करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इनकी स्किन हमेशा देखो, किसी भी अर्थवॉर्म को देखो कैसे लिसलिसा और चिपचिपा, ठीक है, किसे लिसलिसा और चिपचिपा होता है कि नहीं होता है? अरे देखो ना, बचपन में मैंने बहुत सारे लोगों को केचुए खाते देखा है। तुम खाए हो केचुए? बताना ज़रा, ठीक है? चाइनीज़ लोग तो खा लेते हैं, तुम भी खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो भैया ऐसा है कि अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म का सरफेस होता है एकदम मॉइस्चर, गीला गीला, ठीक है? और यहाँ से ऑक्सीजन आती है, मॉइस्ट सरफेस में डिजोल्व होती है और अंदर आ जाती है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, डिजोल्व होती है और बाहर हो जाती है। क्लियर है? तो मॉइस्ट होता है, इसके चारों तरफ ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। जैसे ही ऑक्सीजन आ रहा है, नीचे ब्लड घूम रहा है, ब्लड में मिला दो आप। क्लियर है? अब आते हैं अपन किस में, सेम ये याद रखना कि कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे जिगर के टुकड़ों, छात्री के प्रिपरो। आप हमेशा याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करें, सरफेस एरिया शुड बी लार्ज, शुड बी थिन, शुड बी मॉइस्ट एंड सर्कुलेटेड बाय ब्लड। क्लियर है? फ्रॉग्स, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना क्या क्या क्राइटेरिया बताया है मैंने, ठीक है? फ्रॉग्स एक बहुत ही अप्रतिम पुरुष है, पुरुष या नहीं, महिलाएं हैं। इनके पास तो मल्टीपल है यार, समझ में आई बात? इनके पास स्किन से भी ये रेस्पायर कर सकते हैं। इनके पास जो है माउथ कैविटी, आपने देखा होगा मेंढक कैसे करता है, टर्र, तो यहाँ पर उसकी एक कैविटी होती है जिसको हम बकोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं, पर वो आपको याद नहीं करना है। तो जब ऐसे करता है तो ये जो आपकी वो है ना, ये फूल जाती है। तो फूली तो क्या होता है, ऑक्सीजन इसके अंदर आई, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल, ऑक्सीजन दे दिया, और जब पिच की तो कार्बन डाइऑक्साइड था, बाहर हो गया। क्लियर? तो ये स्किन से भी कर सकता है, ठीक है? ये लंग्स से भी कर सकता है, ठीक है? और बकोफेरेंजियल कैविटी से भी कर सकता है। क्लियर है? इसके पास सबसे कर सकता है ये। क्लियर? इससे भी कर सकता है और लंग से भी कर सकता है और स्किन से भी। फ्रॉग की तो कहने ही क्या। क्लियर है? अब आते हैं इंसेक्ट्स। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने किसका किसका सीख लिया? अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है अमीबा का, ठीक है, जो कि सेल सरफेस से था। फिर हमने सीख लिया है फिशेस का, जो कि गिल से था, पूरा मैकेनिज्म सीख लिया है। फिर हमने अर्थवॉर्म का सीख लिया, जो कि मॉइस्ट सरफेस और स्किन से करता है। फिर हमने सीख लिया है फ्रॉग का, जो कि स्किन से, लंग से, बकल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी से भी कर सकता है। नाउ अब आते हैं हम लोग इंसेक्ट्स में। तुम्हारे बॉडी में बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ। तुम्हारे बॉडी में ये होता है ट्रैकिया, जो डिवाइड होता है और ऐसे लंग्स में जाकर अंदर खुल जाता है। क्लियर? पर ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये जो ट्रैकिया है इंसेक्ट में लंग्स फंक्स नहीं है। ये ट्रैकिया की बच्चों पूरे बॉडी में ट्यूब ही ट्यूब है। लुक एट दिस, इस ट्रैकिया के पूरे बॉडी में ट्यूब ही ट्यूब है, ट्यूब ही ट्यूब है, ट्यूब ही ट्यूब है, पूरे ट्यूब का नेटवर्क है। एंड दिस ट्यूब नेटवर्क, ठीक है, पूरी बॉडी के पास क्या है मेरे लल्ला? पूरी बॉडी के पास एक ट्यूब नेटवर्क है। एंड दिस ट्यूब नेटवर्क इज कॉल्ड एज ट्रैकियल सिस्टम। पूरी बॉडी के पास एक ट्यूब नेटवर्क है एंड दिस ट्यूब नेटवर्क इज कॉल्ड एज ट्रैकियल सिस्टम। क्लियर है? समझ में आई बात? ट्रैकियल सिस्टम। तो इनके पास लंग्स नहीं होते, ठीक है, पर इनके पास पूरी बॉडी में ट्यूब्स हैं। अब ये ट्यूब्स जो होती हैं, ये बॉडी में ऐसे ऐसे मुंह खोल के बैठी रहती, मुझे दे दो, ऑक्सीजन दे दो। तो इनका जो छेद होता है ट्यूब का, ये इनके बॉडी सरफेस पे ऊपर की ओर ऐसे खुलता है, इन्हें हम कहते हैं स्पाइरिकल। स्पाइरिकल में ऑक्सीजन अंदर और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो आपके पास जैसे ये नासिका छिद्र होते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रिल कैसे कहते हैं, उसी प्रकार से इनके पास स्पाइरिकल होते हैं। स्पाइरिकल ट्यूब की ओपनिंग है जो बॉडी के सरफेस पे खुलती है, तो ऑक्सीजन इस ट्यूब से अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। बस इतना याद रखना। तो याद रखिएगा कि इनके पास नेटवर्क होता है जिन्हें हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। जितने भी इंसेक्ट पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर, जैसे कि कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इनके में इसी ट्रैकियल सिस्टम से होता है। इनके बॉडी में, पूरे बॉडी में ट्यूब फैली होती है और ये ट्यूब जो होती है, ये देखो देखो ध्यान से देख, अरे इधर आओ, ये जो ट्यूब है ये बॉडी में ऐसे एक छोटे से छेद से खुलती है। मतलब ये ट्यूब बाहर से ऐसे खुली रहेगी और ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्पाइरिकल। स्पाइरिकल नहीं भी याद रहेगा तो टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये स्पाइरिकल से खुली होती है और यहीं से गैसेज एक्सचेंज होता है। और अब हम लोग आते हैं किसमें? अब आते हैं हम लोग छोटू से क्यूट से ऑर्गन में जिसका नाम है लंग्स। और बेटा जी लंग्स है हमारे पास,
ठीक है। सो वी हैव द मोस्ट डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसे हम कहते हैं लंग्स। कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स, 1 एंड 2 लंग्स। क्लियर है? लंग्स के नीचे एक ये स्ट्रक्चर होता है डोम शेप का जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है। लंग्स डायफ्राम। ये होती है ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया अंदर जाके ट्यूब के मैनर में फैली होती है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में ऐसे ये एक राउंड स्ट्रक्चर में फैले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्लियर है बच्चों? सो राइट लंग थोड़ा भारी होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा वो होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। सो आज की कहानी में हम लोगों ने सीखा रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द डिफरेंट एनिमल एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन के क्राइटेरिया। तो हमने सीखा अमीबा, सेल सरफेस, फिर हमने सीखा अर्थवर्म, स्किन, फिर हमने सीखा मछलियां, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, गिल्स, फिर हमने सीखा इंसेक्ट, ट्रैकियल सिस्टम, फिर हमने सीखा फ्रॉग, बकोफेरेंजियल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, फिर हमने सीखा इंसान जिसका है लंग्स। क्लियर है? समझ में आ गई बात? डिसॉल्व ऑक्सीजन लेना हमेशा ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू एयर से ऑक्सीजन लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द डिफरेंट एनिमल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिर्फ एक लेक्चर और ये 1-2 लेक्चर और ये टॉपिक खत्म, देन विल मूव टू द ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।